मालकिन, घर का सारा काम हो गया है। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? हाँ रमा, जा सकती हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। वो मालकिन, हाँ मेरी तबीयत कुछ दिनों से लगातार खराब है। अरे रमा, तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो। तुम्हें तो पता है ना कि चंचल बिटिया का रिश्ता तय हो गया है और अब तो घर में और भी ज्यादा काम बढ़ गया है। अब ऐसे में अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ मालकिन, मुझे पता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम को ऐसे आप पर नहीं छोड़ूंगी। आखिर चंचल बिटिया की शादी की बात है। आप फिक्र मत कीजिए। बस रमा, मुझे यही सुनना था। ठीक है, अब तुम जाओ। इसके बाद रमा अपने घर की ओर जाने लगती है और कुछ देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। माँ, आप आ गई। आज आने में बड़ा ही देर लगा दिया आपने। वो बिटिया, तुझे तो पता है कि सरपंच जी की बेटी चंचल का अभी हाल ही में रिश्ता हुआ है, जिस वजह से घर में शादी जैसा माहौल है और काम भी कुछ ज्यादा है। आते वक्त मालकिन से उन्हीं बातों पर चर्चा कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए। अरे बिटिया, सारी जिंदगी तो अब मुझे आराम ही करना है। मुझे तो बस इसी चीज की फिक्र सताती रहती है कि तेरी शादी कैसे मैं करूंगी। अब तेरी भी उम्र तो शादी के लायक हो गई है। अभी रमा इतना कहती ही है कि तभी उसका पति भोला चलते हुए आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी के भी किस्मत में कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर होगा। हम भी अपनी बेटी की अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे। तू फिक्र मत कर। तू ये सोच सोच कर ही तो अपना खून सुखा लेती है। अरे देख, बिल्कुल बीमार सी हो गई है। हाँ माँ, बापू ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप छोड़िए इन बातों को और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आप दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम सभी के लिए खाना निकालती है और सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है, जहाँ कुसुम की माँ रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। आपको तो बुखार भी है। आप आज मालकिन के घर पर काम करने नहीं जाओगी? अरे बेटी, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो ऐसे कैसे चलेगा? कल को तेरी भी मुझे शादी करनी है। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन पैसे काट लेंगी। वैसे भी उनके घर में शादी का माहौल है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। आप आज आराम कीजिए। मैं आपके बदले मालकिन के घर पर जाकर सारा काम कर दूंगी। पर बेटा, तू तो जानती है ना। रमा ने अभी इतना कहा ही था कि बीच में कुसुम दोबारा बोल पड़ती है। हाँ माँ, मुझे सब पता है। आप फिक्र मत कीजिए। चंचल मेरी बचपन की सहेली है। हाँ, वो थोड़ी घमंडी जरूर है, लेकिन दिल की साफ है। ठीक है फिर बेटी, ध्यान से जाइयो और समय पर आ जाइयो। जी माँ। ऐसा कहकर कुसुम सरपंच के घर पर चली जाती है और सुबह से लेकर दोपहर तक वो उनके घर पर काम करती है। तभी दोपहर के समय सरपंच की बेटी चंचल वहाँ पर आ जाती है। माँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है। आप मेरे साथ कुसुम को भेज दीजिए। पर बेटी, घर का काम कौन करेगा? वो सब मुझे नहीं पता। बस कुसुम मेरे साथ जाएगी तो जाएगी। आपको तो पता है ना कि मेरी शादी होने वाली है। मुझे अभी अपनी शादी के लिए ज्वेलरी, चूड़ी, बिंदी, ये तक कि लहंगा भी खरीद कर लाना है। इसलिए आप चुपचाप से कुसुम को मेरे साथ भेज दीजिए। अरे जाने दो भाग्यवान, नहीं तो तुम्हारी बेटी पूरा घर पर सर उठा लेगी। मतलब पूरा सर पर घर उठा लेगी। अरे तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो ना, फिर भी तुम उसके साथ लगी हुई हो, हैं? अरे जा बेटी जा, तू कुसुम को अपने साथ ले जा। इस तरह जिद करके चंचल कुसुम को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। दरअसल चंचल गांव के सरपंच नरेश की बेटी थी। सरपंच की बेटी होने की वजह से चंचल में बहुत घमंड भी था। वो अक्सर अपने गरीब दोस्तों को अपने अमीरी का रौब दिखाते रहती थी। वहीं कुसुम एक किसान की बेटी थी। इसके बावजूद भी वो चंचल की बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि कुसुम चंचल की किसी भी बात को नहीं काटती थी।
और उसका हर एक कहा मानती थी। भैया, ये झुमके कितने के हैं? 100 रुपए जोड़ी है। एक काम कीजिए, ये वाला और वो वाला, ये दोनों तीनों दे दीजिए। देख कुसुम, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। चंचल ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिर गांव की सरपंच की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है, मेरे पिताजी ने मेरी शादी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। उन्होंने मेरा रिश्ता गांव के दूसरे जमींदार के बेटे से किया है। वहां मैं राज करूंगी, राज। वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तू तो एक गरीब नौकर की बेटी है, जो हमारे यहाँ मात्र एक नौकर है। तू ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे पता है कि तेरी शादी इसी गांव के किसी किसान के बेटे से होगी। हाँ, एक ये काम जरूर कर सकती हूँ मैं। अपने ससुराल जाकर अपने पति से बात करके ये कह दूंगी कि अगर हमारे यहाँ कोई नौकर है तो वो तेरी शादी उनसे करवा दे। इससे तुझे कहीं और काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुसुम चंचल की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो जानती थी कि चंचल का स्वभाव कैसा है। कुछ देर बाद चंचल एक बड़े से लहंगे की शोरूम में जाती है। भैया, एक बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव लहंगा दिखा दीजिए। ऐसा दिखाइएगा कि आसपास के लड़के मुझे देखते रह जाए। मैडम जी, हमारे दुकान का सबसे महंगा लहंगा है और ये पूरे 2 लाख रुपए का है। ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। ये लहंगा मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं तो अभी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। इसे पहनकर देखने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एक काम करती हूँ, कुसुम, ये लहंगा तू पहन कर दिखा। अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर ये इसे कैसे पहन सकती हूँ मैं? ये तो तुम्हारे दुल्हन का लहंगा है ना? अरे, जब मैं कह रही हूँ तो पहनने में हर्ज क्या है? मैं तुझे कह रही हूँ ना। वैसे भी इतना महंगा दुल्हन का लहंगा तेरे जैसे गरीब का हो भी नहीं सकता। ये तो मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ, सिर्फ पहनकर दिखाने के लिए। इस तरह चंचल कुसुम को काफी फोर्स करती है और कुसुम वो ब्राइडल लहंगा लेकर ट्रायल रूम में पहनने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है तो उसकी नजर कोने में रखी हुई एक पर्स पर जाती है। कुसुम से पहले एक अधेड़ उम्र की औरत ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। कुसुम उन्हें आवाज लगाती है। आंटी जी, ये आपका पर्स, ये आप शायद अंदर भूल गई थी। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है। शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है मेरी। वैसे तुम्हारा क्या नाम है बेटी? हाँ जी, मेरा नाम कुसुम है। बहुत ही अच्छा नाम है। यहाँ तुम क्या अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो? ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरा लहंगा नहीं है, ये हमारे गांव के सरपंच जी की बेटी का है। उनकी शादी है, वो अपना लहंगा लेने आई हुई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसीलिए ये लहंगा मुझे पहनकर उन्हें दिखानी है। बस वही देख रही थी कि तभी मेरी नज़र आपके पर्स पर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग जोधपुर गांव से आए हैं। जोधपुर गांव से? अच्छा, वहाँ के सरपंच जी तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कि तभी चंचल गुस्से में वहाँ आ जाती है। अरे, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को निहार रही हो। अरे, तुम जैसे गरीब भूल कैसे जाते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इतने महंगे लहंगे को पहनने की। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर दिखाने के लिए बोला था। इतना महंगा खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। मैंने देख लिया, ये लहंगा तुम पर अच्छा लग रहा है। जाओ, इसे बदल कर आओ। वो औरत देखती रह जाती है कि चंचल कुसुम से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। कुसुम की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन कुसुम तैयार होकर जब चंचल के घर जाने लगती है, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। आंटी जी, आप और यहाँ? आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? सब बताती हूँ, पहले घर के अंदर तो ले चलो। जी बिल्कुल।
इतना कहकर कुसुम ममता और उसके बेटे को घर के अंदर ले आती है। माँ, पिताजी, ये मुझे शहर में जिस दुकान से चंचल ने जो लहंगा लिया था ना, वहाँ मिली थी। नमस्ते। कल कुसुम से मिलने के बाद कल मैं इसे भूल ही नहीं पाई। घर जाकर मैंने अपने पति और बेटे से इस बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं कुसुम को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे हर्ष के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ। ये बात सुनकर कुसुम के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी का रिश्ता आया था। हर्ष को भी कुसुम बहुत पसंद आती है और यकीनन कुसुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, मानो गुलाब की पंखुड़ी हो। इस तरह हर्ष और कुसुम का रिश्ता तय हो जाता है। चंचल की शादी के तुरंत बाद कुसुम की भी शादी हो जाती है। चंचल अपने पति के साथ कुसुम की शादी अटेंड करने के लिए आई थी। आओ चंचल, अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलाओगी? देखो कैसा लग रहा है। मेरी बहू का लहंगा पूरे 5 लाख का है। तुम्हारे कितने का था वैसे? जी जी, वो मेरा इससे कम का था, 2 लाख का। अच्छा आंटी जी, मुझे मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, हम लोग बस निकल ही रहे थे। चंचल इस तरह से मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। दरअसल आज चंचल को बहुत ही अच्छा सबक मिला था। आज उसकी अमीरी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि समय बड़ा ही बलवान होता है। जिस गरीब कुसुम ने ब्राइडल लहंगा पहनने का एक सपना सिर्फ देखा था, आज उसके अच्छे ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम का सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसके अच्छी किस्मत के कारण उसे मिल गया था। हे भगवान, बहुत ही ज्यादा ठंड है। तुम ठीक तो हो ना? इतनी कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? वरुण जी, डोले में होने के बावजूद भी इसमें सर्द हवाएं घुस रही है। इसी वजह से बहुत ज्यादा मुझे सर्दी लग रही है। हाँ, सर्दी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन थोड़ा सब्र करो यार, बस हमारा घर आने ही वाला है। अपने पति की परवाह देखकर तुलसी को उस पर प्यार आने लगता है। हर लड़की की तरह वो भी अपनी आंखों में कई सारे सपने सजाए बैठी थी। हे भगवान, सारी जिंदगी भर मायके में दुख ही देखा है, मगर ससुराल ऐसा मिले जैसा मैंने सोचा है। ज्यादा नहीं मांग रही, बस एक अपना कमरा हो और खुशी भरी जिंदगी हो, बस इतना कर देना भगवान जी। जिसके कुछ देर चलने के बाद डोली तुलसी के ससुराल पहुंच जाती है और तुलसी डोली से बाहर निकलकर दहलीज पर घूंघट किए हुए खड़ी हो जाती है, जहां सास गीता अपनी नई बहू का स्वागत करती है। हाँ तुलसी बहू, हमारे परिवार और इस छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। बहू, सीधे पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। तभी जेठानी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे देवरानी जी, अब अपना घूंघट उठा भी लो, चौखट ऊंची है ना, गिर जाओगी। तुलसी खुशी से अपना घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखती है, जो कि एक कमरे का कई सालों पुराना कच्चा मकान होता है। घर की दीवारें इतनी कच्ची थीं कि देखने से ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी ढह ही जाएंगी। एक तरफ चूल्हा था तो दूसरी तरफ सभी के सोने के लिए एक बिस्तर। ये नजारा देखकर तुलसी का सारा अरमान टूट जाता है। हे भगवान, क्या क्या सपने सजाए थे और ये मैं कहाँ आ गई। मेरा ससुराल तो मेरे मायके से भी ज्यादा गरीब है। यहाँ तो इतने सारे सदस्य हैं, एक कमरे के अंदर ही रहते हैं। ऊपर वाले, अब तो तेरा ही सहारा है। तुलसी ये देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जिसके बाद तुलसी अंदर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और तभी सास ससुर से बोलती है, सुनिए ना, अब तो घर में एक नहीं बल्कि 2-2 बहुएं आ गई है और आज ही हमारी छोटी बहू आई हुई है। ऐसे में अगर हम घर के अंदर सोएंगे ये अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो, आंगन में खाट डालकर सो जाएंगे। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंबल तो एक ही है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, हमारी किस्मत में शायद आज यही लिखा था। चलो बाहर ही किसी तरह आज की रात काटनी होगी हमें। ये कहकर दोनों सास ससुर लाज के मारे घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर ही सो जाते हैं। तभी जेठानी हिचकिचाते हुए लाचारी से अपनी देवरानी से बोलती है, तुलसी, अब तुम हमारे परिवार का ही हिस्सा हो, इसलिए अब तुम्हें हमारे घर के हर हालातों को समझकर चलना होगा। जी दीदी, दरअसल बात ऐसी है कि हमारा एक कमरे का और एक कंबल का ससुराल है
और आज तुम्हारी सुहागरात भी है, इसीलिए एक काम करती हूँ, बीच में एक पर्दा डाल देती हूँ। पर्दे के उस साइड आप और देवर जी सो जाना और इस साइड मैं अपने बेटे और पति के साथ सो जाऊंगी। बाकी माँ पिताजी तो बाहर सोने चले गए हैं। जी दीदी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। अब कमरे के एक तरफ जेठानी और उसका बेटा सोते हैं तो दूसरी तरफ तुलसी और वरुण सो जाते हैं। क्या हुआ तुलसी, तुम खुश नहीं लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, हाँ वो वरुण जी। तुलसी अभी कुछ बोल ही पाती कि इतने में सास ससुर घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बहू, ओ बहू, सो गई क्या? अरे खोलना जल्दी। जी पिताजी, आती हूँ। इसके बाद तुलसी जल्दी से जाकर घर का दरवाजा खोलती है। तभी उसकी सास खड़े खड़े एकदम से गिर जाती है, जिसे देखकर पूरा परिवार घबरा सा जाता है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, माँ कुछ बोलिए। माँ, हमसे बात कीजिए ना। वरुण जी, जरा मुझे देखने दीजिए। अरे माँ जी का शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया है, इनके शरीर को सर्दी लग गई है। देवरानी जी, माँ जी को डॉक्टर ने पहले ही ठंड से बचकर रहने के लिए कहा था और ये बात मैं भी भूल गई। काश माँ जी बाहर जा रही थी तो मैं उन्हें रोक लेती। ये सारी गलती सरासर मेरी है। अगर आज मैंने कुछ कमाया होता तो तुम्हारी सास को ये दिन न देखने पड़ते। ये बेचारी ये सोचकर बाहर सोने चली गई कि उसके बेटे और बहू को कोई तकलीफ ना हो। पता नहीं भगवान कब हमारे दुख तकलीफ को दूर करेगा। इस तरह ससुर की आंखों में आंसू देख और ससुराल वालों को एक दूसरे की परवाह करता देखकर तुलसी के मन में जो भी शिकायतें थी अब वो दूर हो चुकी थी। अब वो पूरे मन और दिल से एक कमरे और एक कंबल वाले ससुराल में ढल सी जाती है। देखते देखते जनवरी की भयंकर ठंड पड़ने लगती है, साथ ही अब दिन रात बर्फबारी भी होने लगती है। किसी तरह दिन तो कट जाता है, मगर रात में जब सोने की बारी आती है तो दिक्कत परेशानी आती ही है। हे भोलेनाथ, एकदम से इतनी ठंड कैसे पड़ने लगी? इतनी ठंड में तो कंबल भी काम नहीं कर रहा और ये इतनी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? और कहाँ से आएगी? आंखें है तो देख लो, बरसात के मौसम से ही खिड़कियां जाम पड़ी हुई है और उसकी किल्ली भी टूटी पड़ी हुई है। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ। ठंड के मौसम आने से पहले खिड़की का दरवाजा ठीक करवा लो या बदला लो। मेरे दो बेटे होते हुए भी कोई मेरी सुने तब तो। ये हवा जैसे बर्फ की तरह घर के अंदर घुस रही है। अरे माँ, अगर पैसे होते तो खिड़की ठीक करवाते ना। काम धंधे का तो आपको पता ही है सब कुछ। हम दोनों भाई इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि मतलब क्या बताएं। अब हम इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते हैं, कैसे सबको कमा कर खिलाते हैं तो बस हम ही जानते हैं। अरे अब सब लोग झगड़ना शुरू मत हो जाओ, चुपचाप तुम सब सो जाओ, ठीक है? अपने गरीब ससुराल वालों को ठंड में जूझता देखकर तुलसी उठती है और एक सूती का बोरा खिड़की पर लगा देती है। लीजिए, हो गया इस खिड़की का समाधान। अब किसी को भी ठंड नहीं लगेगी। सो जाइए सब लोग। किसी तरह सभी लोग सोने की कोशिश करते हैं। बेचारे गरीब ससुराल वालों की सर्दी भरी रात एक कमरे में करवटें बदलते हुए निकल जाती है। इसी तरह से संघर्ष और सर्दी में बेचारे अब रहने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही जैसे तैसे ठंड से भरी एक और रात बीत जाती है। सुबह तो जैसे तैसे वो काट लेते हैं, लेकिन रात में वही चिकचिकबाजी चलती है। पापा पापा, आप कैसे सो रहे हैं? मैं पूरा दीवार में चिपक गया हूँ। मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा खिसक जाओ ना। अरे और कहाँ खिसकूं? हाँ, कहाँ जाऊँ दूसरी तरफ? और जगह है ही नहीं यहाँ पर। थोड़ा बहुत जगह होता है तो बर्तन रखकर वो भी घेर लेते हैं। बेटा, एक कमरे के घर में ये परेशानियां तो होगी। मैंने कई बार बोला कि 2 कमरे का सेट ले लो। माँ, इस घर का ही किराया बड़ा मुश्किल से हम लोग दोनों भाई मिलकर दे पाते हैं। अब भला 2 सेट का कमरा कहाँ से किराए पर ले लें हम लोग? हाँ, अगर नहीं ले सकते तो इसी तरह दिन काटो, फिर इसी में गुजारा करना होगा। जहाँ अमीर लोग ठंड के मजे ले रहे थे तो वहीं तुलसी गरीबी और कश्मकश में ठंड का मौसम किसी तरह से जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी लगातार 3 दिनों तक बहुत बर्फबारी होती है, जिसके कारण उनके कमरे के छत पर बर्फ जमा होने से छत टूटकर घर के अंदर गिर जाती है और अब बेचारे ससुराल वाले इस कड़कड़ाती ठंड में खुद ही छत के नीचे आ जाते हैं। इस बिगड़ी हुई हालात में सभी घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। कुछ उड़ा दो। हे भगवान, इतनी ठंड के मौसम में इतने दुख कम थे हम गरीबों पर, जो तूने और बढ़ा दिया। अरे ऊपर वाले, थोड़ी थोड़ी मौत देने से अच्छा है कि तू एक ही बार में हम सबको मार ही क्यों नहीं डालता। अरे गांव वालों, कम से कम तुम तो इंसानियत के नाते हमारी मदद करो। माँ जी, ये रोने का वक्त नहीं है। इस ठंड के समय में हमारे शरीर का खून जम रहा है। हमें कुछ न कुछ उपाय करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन बहू, हम क्या करें? हमें इस समय कोई उधारी भी नहीं देगा। हम अपनी छत को सही करवा सके जिससे। सासू माँ, ससुर जी, गरीबों की कोई मदद नहीं करता। हम बेशक किसी के आगे हाथ फैला ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। हम लोगों को खुद ही अपने आंसू पोंछने होंगे। हम खुद अपनी छत मजबूत करेंगे। मगर कैसे देवरानी जी? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या हुआ, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपनी घास फूस से भी तो अपना छत बना सकते हैं। तुलसी का ये आइडिया सुनकर सभी ससुराल वालों के मन में एक उम्मीद सी जगती है, जिसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर छत बनाने के लिए कोई घास फूस लेकर आता है तो कोई लकड़ियाँ, और सास बहू मिलकर छावनी तैयार करते हैं और पति लकड़ी टिकाकर छत मजबूत कर लेते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं सभी लोग। आज तुमने हम सबको सिखा दिया तुलसी कि मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब चाहे हमें दिन रात एक ही क्यों ना करनी पड़े, हम दोनों भाई बहुत मेहनत करेंगे जब तक हम अपना खुद का घर नहीं खरीद लेते। इस तरह दोनों भाई ठंड के मौसम में दिन रात मजदूरी का काम करते हैं। वहीं रात में कोयले की खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। कई बार ठंड उन्हें झकझोर देती है। वहीं घर की बहू भी खाली नहीं बैठती है और वो घर में सिलाई का काम करके पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है और धीरे धीरे उनके पास पैसे जुट जाते हैं और वो एक बढ़िया सा घर लेकर रहने लगते हैं। इस तरह से पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है।